और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी मणिपुर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि तो वहां मणिपुर के दो समुदायों में तनाव इतना बढ़ गया। पिछले 11 वर्षों में जो हमला हुआ है हमारे ऊपर, आक्रमण हुआ है, और वो चतुर्दिक आक्रमण हो रहा है। और जब इस किताब को हम पढ़ें तो हमेशा इस सावधानी के साथ पढ़ें कि हमें अपने आप को स्मृतियों के समुदाय में नहीं बदलना है। अगर इस किताब को आज के परिदृश्य में रखकर देखें, और ये बहुत इत्तेफाक की बात है कि जब हम लोग इस किताब पे चर्चा कर रहे थे आपके साथ, ठीक उसी समय मुझे अलग अलग विश्वविद्यालयों से भगवान बिरसा मुंडा पर केंद्रित कार्यक्रमों की सूचनाएं मिलने लगी। अब यह भी इत्तेफाक है कि हम आप बात कर रहे थे और फिर मुझे वो सूचनाएं आने लगी। तो लेकिन अगर उन्हें आप देखेंगे तो वे सारी संगोष्ठियां एक विशेष परियोजना के तहत की जा रही हैं, जिनमें भगवान शब्द बहुत अहम है। और यह साबित करने का प्रयास किया जा रहा है कि एक विराट विउपनिवेशीकरण अभियान चल रहा है, जिसको डिकोलोनाइजेशन कहते हैं। और इस डिकोलोनाइजेशन प्रोजेक्ट के तहत हम उनकी खोज कर रहे हैं जो ओझल थे। और इसलिए इस समय एक बहुत बड़ा खतरा रहता है कि जब आप इस तरह की किताब लिखते हैं तो यह उस पूरी परियोजना के साथ अपना रिश्ता कैसे बनाएगा। और इसलिए इस किताब ऐसी किताबों के साथ अतिरिक्त चुनौती होती है इसके लिखे जाने में, कि क्या यह खासकर पिछले 11 वर्षों से, हालांकि यह राजनीति बहुत पुरानी है और उसे आप स्मृति की राजनीति कह सकते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ मेमोरी, जिसमें आप एक स्मृति को खड़ा कर रहे हैं एक दूसरी स्मृति को ध्वस्त करने के लिए, और आप एक पूरे समुदाय को या अनेक समुदायों में एक बोध भर रहे हैं जिसको आप वंचना बोध कह सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि दरअसल आपकी स्मृति का दमन किया गया है। तो प्रयास किया जा रहा है कि एक स्मृतियों का समुदाय खड़ा किया जाए या स्मृतियों के कई समुदाय खड़े किए जाएं। और जब स्मृतियों के ये समुदाय खड़े होंगे तो क्या ये स्मृतियां एक दूसरे से प्रतियोगिता करेंगी, एक दूसरे से युद्ध करेंगी, या ये कोई साझा जगह बना सकती हैं। एक खतरा यह भी है कि यह किताब क्या सिर्फ आदिवासी पढ़ेंगे, क्या यह किताब सिर्फ आदिवासियों के लिए है, या हम किसी साझा, और अभी शब्द का उच्चारण करने में भी मुझे बाधा है, लेकिन क्या हम किसी साझा भारतीय स्मृति की बात कर रहे हैं, और क्या यह किताब इसलिए दूसरों की स्मृति को भी समृद्ध करने के लिए आवश्यक जान पड़ेगी। तो मैं पिछले 11 वर्ष से बार बार सोचता हूं कि क्या अब इस समाज में कोई साझा स्मृति की भूमि रह भी गई है, या हम सब अलग अलग समुदायों में बट जाएंगे जिनकी अब अलग अलग स्मृतियां होंगी और हमें एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। तो ये हो सकता है कि हम अपने पूर्वजों का उत्खनन करें, उनका आविष्कार करें, जिनको दूसरे अपने पूर्वज नहीं मानेंगे। तो जब हम राष्ट्र की परिकल्पना की बात करते हैं, और प्रोफेसर मनोज झा ने ठीक कहा कि दरअसल राष्ट्र, उन्होंने सिर्फ भारत के बारे में कहा कि अभी ये बना नहीं है, लेकिन कोई भी राष्ट्र कभी भी पूरी तरह अंतिम तौर पे कभी नहीं बनता है। हमेशा राष्ट्र बनते रहते हैं, और ये मालूम पड़ता है 400 साल गुजर जाने के बाद, 500 साल गुजर जाने के बाद, कि उनका अभी बनना बाकी है, शेष है। क्योंकि अंततः लोग हैं जो राष्ट्र बनाते हैं, और पीढ़ियां बदलती हैं, स्मृतियों के साथ हमारा रिश्ता बदलता है, हमारी कल्पनाएं बदलती हैं। इसलिए राष्ट्र कभी भी स्थिर हो जाएं, भले ही उनका भूगोल स्थिर हो जा सकता है, एक नक्शा, सरहदें तय हो जा सकती हैं, हालांकि वो भी बदल सकती हैं, लेकिन राष्ट्र की कल्पना बदलती है। तो आज से 50 वर्ष पहले हम ये कह सकते हैं कि हम जब बच्चे थे तो हमारे राष्ट्र निर्माताओं में जयपाल सिंह मुंडा का नाम नहीं था। हम ये कह सकते हैं हमारे पूर्वज जयपाल सिंह मुंडा नहीं थे, हमने जो किताबें पढ़ी थी उनमें। लेकिन धीरे धीरे जब हमने
किताबें पढ़ना शुरू किया और आगे बढ़ना शुरू हुए तो हमारे पूर्वजों की संख्या भी बढ़ने लगी। लेकिन फिर एक दूसरा प्रश्न है कि क्या हम सिर्फ पूर्वजों की संख्या बढ़ा रहे हैं और उसके साझा होने से आज की परिस्थिति पर क्या असर पड़ रहा है। जैसे मैंने कहा कि यह खतरा है कि दलित समाज के पूर्वज कुछ होंगे, आदिवासी समाज के पूर्वज कुछ होंगे, आदिवासी समाज में भी विखंडन होगा, अलग अलग आदिवासी समाज के पूर्वज कुछ होंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी मणिपुर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि दो समुदाय जिनको भारत का शेष हिस्सा एक ही मानता है, अज्ञान इतना ज्यादा है और अपरिचय इतना ज्यादा है कि हम एक दूसरे में कोई फर्क नहीं कर सकते, लेकिन वहां अब एक दूसरे में से बिल्कुल अबोला है। दिल्ली में स्वतंत्र ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट जारी कर रहे थे मणिपुर पर, तो वहां मणिपुर के दो समुदायों में तनाव इतना बढ़ गया कि हमें ऐसा लगा कि यहीं एक अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इसलिए मेरी चिंता अभी यह है कि जब हम आज अपनी स्मृतियों का निर्माण कर रहे हैं तो क्या हम एक साझा स्मृति लोक बना सकते हैं, और वह साझा स्मृति लोक क्या एक साझा जनतांत्रिक जगह बना सकता है। सबसे बड़ी चिंता यह है, इस हॉल में मैं जब संबोधित कर रहा हूं तो क्या मेरी आवाज सिर्फ एक तरह के कान में जा रही है या हर तरह के कान में जा सकती है। यह एक इतना बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम लोगों के पास नहीं है अभी। और इसका कारण यह है कि पिछले 11 वर्षों में जो हमला हुआ है हमारे ऊपर, आक्रमण हुआ है, और वह चतुर्दिक आक्रमण हो रहा है कि उसमें एक तरह से पूरा दिमाग भ्रमित है। हमें यह आश्वासन दिलाया जा रहा है कि हम सब उत्पीड़ित हैं। तो यह मेरी चिंता है कि हम जब इस तरह के प्रयास करते हैं तो क्या ये सांस्कृतिक प्रयास हैं, क्या ये राजनीतिक प्रयास हैं, ये किस प्रकार के प्रयास हैं। और दूसरा कि हम जिस साझा जनतांत्रिक भूमि की बात कर रहे हैं तो उसमें संवाद किस प्रकार होगा, हम वो संवाद कैसे करेंगे। सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त, मनोज झा ने कहा, आप सब लोगों ने पहले उस पर बात की होगी, सबसे बड़ी चुनौती है एक संवैधानिक इकाई के रूप में अपने आप को स्थापित करने की और अपना अधिकार लेने की। और अब हम जिस जगह पर खड़े हैं उसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आदिवासी अब अकेले जीवन नहीं जी रहा है। आदिवासियों पर चौतरफा प्रभाव है। हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं और छत्तीसगढ़ में जब आदिवासी ईसाई तनाव देखते हैं, है ना, और उसमें आदिवासियों के रक्षकों के तौर पर एक खास तरह के संगठन को आते हुए देखते हैं और दुविधाएं खड़ी होती हैं, तब हमारी समझ में नहीं आता है कि यदि आदिवासी ये कह रहे हैं कि मैं इस गांव के मरघट में आपको दफन नहीं करने दूंगा क्योंकि आप ईसाई हो गए हैं, और उसको आदिवासी परंपराओं के नाम पर जायज ठहराया जाता है, तो हम जनतांत्रिक अधिकार के साथ खड़े हों या आदिवासी परंपरा के साथ खड़े हों। ये मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के बीच और दूसरे लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती है। छत्तीसगढ़ में इसको लेकर बहस चलती रही है, झारखंड में भी है और जगहों पर भी है। तो इस तरह की किताब को का काम यह है कि वह इस सवाल का सामना करने में हमारी मदद करे। प्रश्न सिर्फ यह नहीं है कि आदिवासियों के अपने राजा था कि नहीं, वो था जैसा कि ऐतिहासिक दस्तावेज बतलाते हैं। वो ये कि आदिवासी आज इन सारी स्मृतियों के साथ, और आदिवासियों की इन सारी स्मृतियों को क्या यह देश अपनी स्मृति मानेगा नहीं, दूसरे आदिवासी को आज आप एक संवैधानिक अधिकार युक्त व्यक्ति के रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं कि नहीं, या हमेशा उसकी तरफ से बोलने वाले कुछ और लोग रहेंगे। वो राज्य होगा जो उनको माओवादियों से बचाएगा, माओवादी होंगे जो उनको राज्य से बचाएंगे, या आदिवासी स्वतंत्र रूप से अपने संवैधानिक जनतांत्रिक अधिकार का
उपयोग करने योग्य माने जाएंगे, जिनमें उनकी दूसरों से भी साझेदारी होगी। आदिवासियों की खुद अपनी पहचान बदलेगी। वो पहचान कोई ऐसी सुरक्षित बंधी हुई पहचान नहीं होगी जैसे हम में से किसी की नहीं होगी। तो यह तरलता, जो पहचान की तरलता है, यह तरलता भी मनुष्य का स्वभाव है और वो आदिवासियों के साथ भी होगा। ये सारे प्रश्न हैं जो आज हमारे सामने आ रहे हैं, और जब इस किताब को हम पढ़ें तो हमेशा इस सावधानी के साथ पढ़ें कि हमें अपने आप को स्मृतियों के समुदाय में नहीं बदलना है। प्रश्न सिर्फ ये नहीं है कि हम कहाँ से आ रहे हैं, प्रश्न यह है कि हम कहाँ जा रहे हैं, वह दिशा हमारी क्या है। जिस तरफ से आ रहे हैं वहाँ ये सब लोग खड़े हैं और ये सब देखना चाहते हैं कि हम जा किधर रहे हैं। तो यह उत्तर हमें इन सारे लोगों को देना है जिनकी कहानियां इस किताब में दर्ज हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।